Assalamu alaikum students. Today we will study lecture number 4 of structural mechanics. Let's start our lecture. In previous lecture we derived a formula for the calculation of maximum stress in a column subjected to eccentric loading. पिछले लेक्चर में हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था जो कि किसी भी कॉलम के ऊपर अगर इसेंट्रिक लोडिंग अप्लाई हो रही हो तो उसकी वजह से जो मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी उस स्ट्रेस के लिए हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था। उस फार्मूले को हमने सेकंड फार्मूला जो कहा था। ये फार्मूला यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। जो लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइव किया था, इस लेक्चर के अंदर हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे क्रिटिकल लोड कैलकुलेट करने के लिए किसी भी ऐसे कॉलम के ऊपर जिस पे इसेंट्रिक लोडिंग अप्लाई हो रही हो। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ओके, इस एग्जांपल में हमें जो है वो इसकी स्टेटमेंट पहले देख लें। द W8/40 A992 steel column shown in figure is fixed at its base and braced at the top so that it is fixed from displacement yet free to rotate about the y-axis. Also it can sway to the side in the YZ plane. Determine the maximum eccentric load the column can support before it begins to buckle or the steel yields. तो इस एग्जांपल के अंदर एक W8/40 स्टील सेक्शन जो है वो यूज़ किया गया एज ए कॉलम। जो स्टील ग्रेड है वो A992 स्टील है। ओके, ये कॉलम फिक्स्ड है बेस पे, कॉलम की बेस जो फिक्स्ड है और टॉप के ऊपर y एक्सिस के अबाउट रोटेशन जो है वो अलाउड है। ये y एक्सिस है तो y एक्सिस के अबाउट रोटेशन अलाउड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में अलाउड नहीं है। और एक्स जी प्लेन जो कि ये प्लेन है, एक्स जी प्लेन, इस प्लेन में जो साइड्स वे है या लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो पॉसिबल है। मींस इस डायरेक्शन में ये कॉलम का जो टॉप एंड है ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो सकता है, लेकिन इस डायरेक्शन में जो वो पिन कनेक्टेड है तो इस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस नहीं हो सकता, सिर्फ रोटेट हो सकता है। तो हमने इस कॉलम के लिए जो है वो मैक्सिमम लोड कैलकुलेट करना जो कि सेंट्रिक है, मींस सेंट्रॉइड पे अप्लाई नहीं हो रहा, सेंट्रॉइड से डिस्टेंस के ऊपर जो है वो अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी की जो एक्सिस की लाइन है वो बिल्कुल कॉलम के सेंट्रॉइडल एक्सिस के ऊपर है और जो लोड लग रहा है पी ये सेंटर से 9 इंच के डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो इसमें लेकिन जो एसेंट्रिसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। मींस जब कॉलम एक्स एक्सिस का अबाउट बकलिंग होगी, मींस इस डायरेक्शन में बकल कर रहा होगा कॉलम, उस केस में जो लोड है वो इसेंट्रिक है। लेकिन ये दूसरी डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अबाउट जो लोड है वो इसेंट्रिक नहीं है बल्कि सेंटर पे अप्लाई हो रहा है। मींस वाई एक्सिस जो वाई एक्सिस है इसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर अप्लाई हो रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस से एक डिस्टेंस के ऊपर जो है वो अप्लाई हो रहा है, या जी एक्सिस से 9 इंचेस डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो मीन्स इस कॉलम के ऊपर जो लोड है वो एक डायरेक्शन में तो इसेंट्रिक है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में कंसेंट्रिक है, मीन्स सेंटर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो इस कॉलम को सॉल्व करने के लिए हम जो है वो दोनों एक्सिस का अबाउट इसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे या लोड कैलकुलेट करेंगे जो कि इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। क्योंकि स्पोर्ट कंडीशंस अगर हम देखें, जो स्पोर्ट्स कंडीशन हमें बताई गई हैं कि बॉटम जो फिक्स्ड है वो दोनों डायरेक्शन में फिक्स्ड है, मीन वायर एक्सिस का अबाउट भी फिक्स्ड है और एक्स एक्सिस के अबाउट भी फिक्स्ड है, लेकिन जो टॉप एंड है वो एक्स एक्सिस के अबाउट तो पिन वाई एक्सिस के अबाउट पिन कनेक्टेड है और एक्स एक्सिस के अबाउट फ्री है। तो वाई एक्सिस के अबाउट जब बकलिंग होगी तो उसकी बकल शेप जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है।
मीन यहाँ पे टॉप के ऊपर टॉप एंड जो है वो पिन कनेक्टेड है, तो यहाँ पे रोटेशन तो पॉसिबल है, लेकिन इस डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है या लेटरल स्वे है वो पॉसिबल नहीं है, और बॉटम एंड जो है वो फिक्स्ड है। और एक्स एक्सिस के अबाउट जो बकलिंग है, और इसमें सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट जब हम देख रहे हैं तो कॉलम जो लोड है वो बिल्कुल सेंटर पे अप्लाई हो रहा है, इसमें कोई सेंट्रिक लोडिंग नहीं है। और एक्स एक्सिस के अबाउट बॉटम पे ये फिक्स्ड है, और टॉप के ऊपर ये फ्री एंड है। टॉप पे जो है डिस्प्लेसमेंट लेटरल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट जब बकलिंग होगी तो ये इस तरह से बकलिंग होगी, जो आपको जो लाइन है ये बकल शेप जो है वो शो की गई है कॉलम की। इसमें लोड के साथ साथ एक मोमेंट भी अप्लाई हो रही है, जो कि P मल्टीप्लाई बाई ई से हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें ई जो है वो इसेंट्रिसिटी है, मीन्स सेंट्रोइडल एक्सिस से जो लोड है उसकी लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस। यहाँ पे 3D जो व्यू है इसमें भी आप देख सकते हैं कि लोड यहाँ से जो सेंटर है, जो सेंट्रॉइड है उससे डिस्टेंस पे एक डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो बकलिंग है वो इस तरह से हो रही है। तो हम इस कॉलम को दोनों एक्सिस के अबाउट सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे इसके लिए जो लोड है, और हम देखेंगे कि किस एक्सिस के अबाउट जो है वो लोड मिनिमम है वही इस कॉलम का की मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। तो सबसे पहले हम वाई एक्सिस की बकलिंग को कंसिडर करते हैं, मीन जो वाई एक्सिस के अबाउट बकलिंग हो रही है तो उसको हम कंसिडर करेंगे। वाई एक्सिस के केस में लोड जो है वो कंसेंट्रिक है, तो हम इस कॉलम को उसी तरह से डील करेंगे जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में जिस तरह हमने सॉल्व किया था। एक कंसेंट्रिक लोड के लिए जो क्रिटिकल लोड का फार्मूला है वो हम यूलर फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके लिए जो डाटा है इफेक्टिव लेंथ फैक्टर हमारे पास 0.7 होगा, क्योंकि बॉटम एंड फिक्स्ड है और टॉप एंड जो है वो फ्री है। तो सेकंड लेक्चर में हमने जो स्टडी किया था कि अगर एक ऐसा कॉलम जिसका एक एंड फिक्स्ड हो और दूसरा एंड पिन कनेक्टेड हो तो उसके लिए जो इफेक्टिव लेंथ फैक्टर है वो 0.7 है। तो वाई एक्सिस के अबाउट बकलिंग के लिए जो इफेक्टिव लेंथ है वो के इफेक्टिव लेंथ फैक्टर मल्टीप्लाई बाई टोटल अनस्पॉटेड लेंथ। इसमें अनस्पॉटेड लेंथ 12 फीट है और इफेक्टिव लेंथ फैक्टर 0.7 है, तो इफेक्टिव लेंथ वाई एक्सिस के अबाउट जो है वो 8.40 फीट हो जाएगी। इसको हम इंचेस में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद AASC स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल में से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ले लेंगे। W8/40 जो वो सेक्शन गिवन है, तो इस सेक्शन को हम प्रॉपर्टीज़ टेबल के अंदर जो है वो देखेंगे। वहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है वाई एक्सिस के अबाउट मीन जो वीक एक्सिस है इसका उस एक्सिस के अबाउट जो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम वहाँ मैनुअल से ले लेंगे। तो उसके बाद हमने ये डाटा जो यूलर फार्मूला है उसके अंदर प्लग इन करना है, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट जो बकलिंग हो रही है उसमें लोड जो है वो कंसेंट्रिक है, तो इसमें कंसेंट्रिक लोड के लिए यूलर फार्मूला अप्लाई होगा। यूलर फार्मूला जो हमने फर्स्ट लेक्चर में ड्राइव किया था, इसमें वाई एक्सिस के अबाउट बकलिंग हो रही है तो हमने क्रिटिकल लोड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इफेक्टिव लेंथ इसको इसके सब्सक्रिप्ट वाई से हमने जो है वो डिफ्रेंशिएट कर दी है, क्योंकि जो क्रिटिकल लोड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और जो इफेक्टिव लेंथ है ये दोनों एक्सिस के अबाउट डिफरेंट है। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। स्टील के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू 29,000 की SI आई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस हमने AASC स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल से ले लिया, और इफेक्टिव लेंथ हम यहाँ पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ से आपके पास क्रिटिकल लोड आ जाएगा जो कि वाई एक्सिस बकलिंग के लिए है। ओके, उसके बाद हम एक्स एक्सिस बकलिंग को कंसिडर करेंगे। एक्स एक्सिस बकलिंग के अंदर के लोड जो है वो इसेंट्रिक है, सेंटर से हट के लग रहा है, डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो इसमें उस सेंट्रिसिटी की वजह से एक मोमेंट भी जो वो अप्लाई हो रही होगी, एक्सियल लोड के साथ साथ मोमेंट भी अप्लाई हो रही होगी। तो हम जो इक्विवेलेंट लोडिंग है वो एक कंसेंट्रिक एक्सियल लोड प्लस
मोमेंट ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। तो ये टोटल जो लोडिंग अप्लाई हो रही होगी इस कॉलम के ऊपर जो बकलिंग एक्स एक्सिस के अबाउट हो रही है। एक्स एक्सिस के अबाउट इफेक्टिव लेंथ फैक्टर पहले कैलकुलेट कर लें। इफेक्टिव लेंथ फैक्टर जो है वो इसके लिए 2 होगा क्योंकि कॉलम की बेस फिक्स्ड है और टॉप एंड जो है वो फ्री है। तो हमने सेकंड लेक्चर में स्टडी किया था कि अगर कॉलम का एक एंड फिक्स्ड हो और दूसरा एंड फ्री हो तो उसके लिए जो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू है वो 2 होती है। तो के एक्स इस केस में 2 हो जाएगा। तो इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे कि इफेक्टिव लेंथ फैक्टर मल्टीप्लाई बाई अनसपोर्टेड लेंथ। तो इस तरह से आपके पास जो वो इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी, उसको इंचेस में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद जो एएस स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल है वहाँ से हम सेक्शन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए होगा, ये भी आपको प्रॉपर्टीज़ टेबल में से मिल जाएगा। सी जो है वो हमने फ्रगियर फार्मूला के अंदर जो सी की वैल्यू यूज़ हुई थी वही यहाँ पे यूज़ होगी। मीन सेंट्रॉइड से एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस जो है वो सी होगा। इसमें चूँकि सिमेट्रिक सेक्शन है तो इस केस में सी जो है वो टोटल जो डेप्थ है क्रॉस सेक्शन की डेप्थ का हाफ हो जाएगी। इस क्रॉस सेक्शन की जो डेप्थ है वो 8.25 है, तो सी जो है वो डेप्थ का हाफ हो जाएगा 4.125 इंचेस। इसको हम मैनुअल के अंदर देख लेते हैं कि मैनुअल में ये वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी। एएस स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल के अंदर हम W8/40 सेक्शन की प्रॉपर्टीज़ हम देखना चाह रहे हैं। इसमें हम डब्ल्यू जो सेक्शन प्रॉपर्टीज़ है उसमें जाएंगे। डब्ल्यू सेक्शन प्रॉपर्टी में W8/40 जो क्रॉस सेक्शन है वो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। तो ये हमारे पास W8/40 ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। इसका एरिया 11.7 इंच स्क्वायर है, ठीक है। 11.7 इंच के हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सी जो है वो डेप्थ का हाफ होगी। तो डेप्थ हमारे पास जो है वो जो नॉमिनल डेप्थ है वो तो आपको इसके जो डेजिग्नेशन है 8, इससे भी जो है वो पता चल जाएगा कि 8 इंचेस इसकी नॉमिनल डेप्थ है। लेकिन जो एक्चुअल डेप्थ है वो नॉमिनल डेप्थ से कुछ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो एक्चुअल डेप्थ के लिए आप जो है वो यहाँ से वैल्यू लेंगे जो 8.25 इंचेस जो है वो इस क्रॉस सेक्शन की टोटल डेप्थ है। तो टोटल डेप्थ 8.25 इंचेस और उसका हाफ जो है वो सी के इक्वल होगा। सी जो है वो सेंट्रॉइड से एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस है, तो ये 4.125 इंचेस हो जाएगा। आर एक्स जो वो रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्स एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट आप बकलिंग को कंसिडर कर रहे हैं उसी एक्सिस के अबाउट जो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू है आप मैनुअल से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू एक्स एक्सिस के अबाउट जो है वो गिवन है। सेकंड जो पार्ट है टेबल का उसमें अंदर एक्स एक्सिस के अबाउट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो गिवन है। तो ये आपके पास जो है वो आर रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे आप जो है वो देख लें ये हमारे पास W8/40 था जो कि फोर्थ नंबर पे है। फोर्थ वाला हम देख लें 1 2 3 4 3 ये मेरे पास जो है वो 350.53 जो है वो
आर की वैल्यू, आर एक्स की वैल्यू है। तो ये 3.53 आर एक्स की वैल्यू है इंचज़ में। और सिग्मा वाई जो है वो A992 स्टील के लिए जो है वो 50 KSI हम यूज़ करते हैं। सिग्मा वाई की वैल्यू भी हमें जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो ये सारा डाटा जो है वो हमने जो कैलकुलेट कर लिया है, या ASC टेबल से हमने जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमने इन वैल्यूज़ को जो सीकेंड फार्मूला हमने ड्राइव किया था लास्ट लेक्चर में, उसके अंदर पुट करना है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस का फार्मूला था। इसके अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेस है उसको हम यील्ड स्ट्रेस से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि यील्ड स्ट्रेस वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं कॉलम के ऊपर। हम नहीं चाहते कि जो स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस से इंक्रीज़ हो, क्योंकि अगर यील्ड स्ट्रेस से जो वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारी जो इनिशियल एजम्पशन है कि मटेरियल जो वो लीनियरली इलास्टिक बिहेव कर रहा है, तो वो एजम्पशन वैलिड नहीं रहेगी। तो इसके लिए हम जो मैक्सिमम सिग्मा मैक्स जो है जो कि मैक्सिमम स्ट्रेस है उसको हम सिग्मा वाई के इक्वल लेंगे। जो सिग्मा वाई है यील्ड स्ट्रेस है मटेरियल की, वो हम उसको हम एज सिग्मा मैक्स ये मैक्सिमम स्ट्रेस लेंगे। तो सिग्मा मैक्स को हमने जो फार्मूले में यील्ड स्ट्रेस से रिप्लेस कर दिया, बाकी पैरामीटर्स वही हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट जो वो हमने लोड कैलकुलेट करना है, इसमें पी एक्स जो वो अननोन है, इसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो नोन हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर जो है वो आप सारे फैक्टर्स की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देंगे। सारे फैक्टर्स की वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास इसको सिंपलीफाई करेंगे, आपके पास जो है वो एक पी एक्स की टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को जो आप कैलकुलेटर्स से सॉल्व कर सकते हैं या ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप इजी आपको लगे कैलकुलेटर जो है वो आप यूज़ कर लें तो बेहतर है। उसके अंदर आप इक्वेशन को जो है वो पुट करें और उसको पी एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व करें। यहाँ पे आपने जो है वो इस बात का ख्याल रखना है कि कैलकुलेटर जो है वो जब आप इस इक्वेशन को इनपुट कर रहे होंगे, प्रोग्राम कर रहे होंगे कैलकुलेटर के ऊपर, तो कैलकुलेटर जो है रेडियंस मोड में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सीकेंड की जो आर्गूमेंट है सीकेंड एंगल है ये रेडियंस में। तो कैलकुलेटर पे चूँकि सीकेंड का ऑप्शन है तो आप इसको 1/cos भी कर सकते हैं, 1/cos ऑफ दिस एंगल। ये आप जब इस तरह से इस इक्वेशन को कैलकुलेटर के ऊपर जब वो प्रोग्राम करके इसको पी एक्स की वैल्यू के लिए जो वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको सिंपलीफाइड करने के बाद जो इक्वेशन है वो जो वो दी गई है, आप इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास जो ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे ए जो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा वाई के साथ, और बाकी वैल्यूज़ पुट करके आप सिंपलीफाई कर लेंगे तो आपके पास जो वो एक ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को आप जो है वो कैलकुलेटर के ऊपर प्रोग्राम करके उसको फिर पी एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लें तो पी एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है वो पी एक्स की वैल्यू आ जाती है 115 किलो पाउंड्स। स्ट्रेस जो है वो आपने के एस आई में पुट की है, बाकी जो एरिया लेंथ और रेडियस ऑफ गायरेशन है वो इंचज़ के यूनिट्स में पुट की हुई हैं, और ई जो है वो भी 29,000 पुट करेंगे। के एस 29,000 जो है वो पी एस आई है, 29 के एस आई जो है वो पुट करेंगे, 29,000 के एस आई सॉरी। तो सारी वैल्यूज़ किलो पाउंड्स या इंचेस के यूनिट्स में हैं, तो आपके पास जो लोड होगा वो भी किलो पाउंड्स के यूनिट्स में आ जाएगा। तो आप इसको जो वो लोड को कंपेयर करेंगे जो आपने वाई एक्सिस के अबाउट बकलिंग को कंसिडर करते हुए कैलकुलेट किया था, तो वो आपके पास जो वो 1383 किलो पाउंड्स था। इसका मतलब वाई एक्सिस के अगेंस्ट जो वो कॉलम की कैपेसिटी 1383 किलो पाउंड्स है। तो हम जो वो कॉलम की एक्चुअल जो कैपेसिटी होगी वो जो कम लोड है उसको हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि अब पी एक्स जो है जो एक्स डायरेक्शन में जो कैपेसिटी है वो चूँकि मिनिमम है तो यही कॉलम की एक्चुअल कैपेसिटी होगी। इट मीन्स ये वो एक्चुअल लोड है जो कि हम कॉलम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सीडिंग यील्ड स्ट्रेस। तो इस तरह से आप जो है वो किसी कॉलम के ऊपर अगर एसेंट्रिक लोड अप्लाई हो रहा है तो उस कॉलम की जो वो लोड कैरिंग कैपेसिटी आप जो है वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब लोड कंसेंट्रिक होगा मीन सेंटर के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा
तो हम यूलर फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर लोड जो है वो इसेंट्रिक है, न्यूट्रल एक्सिस से एक डिस्टेंस पे लग रहा है, तो हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर दो, जिस तरह इस एग्जांपल में दोनों एक्सिस के अबाउट डिफरेंट स्टेशन बन रही थी, तो हमने दोनों फार्मूलाज को रिस्पेक्टिव एक्सिस के अबाउट जो है वो यूज़ किया। तो इस तरह से आप जो है वो किसी कॉलम के लिए जो कैपेसिटी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं।